पूरी हवेली में सफ़े मातम बिछा था। रात के 5 बजे के करीब बहराम खान ज़ादा और उसकी नन्ही परी को ज़ैगम खान गाड़ी में वापस लाया था। सारी हवेली में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। दरक खान ज़ादा और बख को दीजान के हुक्म पर किसी ने भी तंग नहीं किया था। बाकी सब हवेली वाले वहाँ इकट्ठे हुए पड़े थे। थोड़ी देर पहले ही दारियान खान और दीदम की वापसी एक साथ हुई। हर किसी ने मशकूक नज़रों से उन दोनों को देखा, मगर हवेली में इकट्ठे हो रहे लोगों की वजह से फ़िलहाल इस बात को दबा दिया गया। दीजान एक कोने में फर्श पर बिछे कालीन पर सपाट चेहरे से बैठी थी। उन्हें परी से कोई लगाव ना था, मगर फिर भी दुनियादारी के लिए वहाँ मौजूद थे। गुलबहार खान उनकी गोद में रो रो कर बेहाल पड़ी हुई थी, जबकि वो गुलबहार और बहराम खान ज़ादा का मुस्तकबिल सोच रही थी। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर दारियान भागकर बाहर की तरफ निकला। वो खान हवेली की सबसे पहला पोती थी। उसे पूरी इज्जत और एहतराम से दफनाया जाने वाला था। हवेली में उसे कोई लाड प्यार नहीं मिला था, मगर मरने के बाद उससे खूब मोहब्बत की जा रही थी। दारियान, पीछे हटो, मेरी परी सो रही है। सूख चेहरे और बिखरे हुलिये से उसके सामने खड़ा शख्स बहराम खानज़ादा तो हरगिज़ नहीं था। वो तो एक हारा हुआ शख्स था, जिसने पहले बीवी को खोया और अब अपनी बेटी को। पिछले 1.5 घंटे से वो अस्पताल में अकेला परी के पास था। उसकी हालत इसीलिए ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी थी। ज़ैगम लाला को अंदर ले चलो, दारियान ने गहरी सांस भरते संजीदगी से कहा। ज़ैगम खान बहराम खानज़ादा के सहारे से थामे हुए अंदर ले गया, जहाँ सामने एक अलग ही रिवाज मचा पड़ा था। उसे देखते ही ख़वातीन की चीखें और कराहें बुलंद हुई। रोशाबा बेगम तो उसकी गोद में परी को लेते उस नन्हे वजूद को सीने से लगाते बुरी तरह रो दी थी। बहराम खानज़ादा लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। परी को एक सफ़ेद चादर में लपेट दिया गया, जबकि बहराम खानज़ादा बहती आंखों से उस धुंधलाए हुए अक्स को देखता एकदम से उठ खड़ा हुआ। खबरदार जलील औरत, जो मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तुमने। गुलबहार खान, जो नन्ही के परी के नन्हे वजूद को देखते बुरी तरह तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी थी, उसे बाजू से जकड़ते बहराम खानज़ादा ने उसे दूर फर्श पर पटका। दी जान की आंखों में सुर्खियाँ छाईं। वो जबड़े भींच कर ये मंजर बड़े ज़ब्त से देख रही थी। खान औंधे मुंह गिरने के सबब गुलबहार की दोनों कोहनियाँ बुरी तरह से छिल गई थीं। वो सुर्ख आंसुओं से भीगी नज़रों से उस सितमगर को देख रही थी, जिसके चेहरे पर नफरत का ठाठे मारता समंदर मौजज़न हो रहा था। तुम्हारी कम अकली की वजह से आज मेरी बच्ची मुझे छोड़ गई, गुलबहार खान, वो दांत पीसते बुरी तरह से चिल्लाया। हर किसी ने हैरत और सवालिया नज़रों से गुलबहार खान को देखा, जिसका नन्हा सा दिल सबकी नफरत भरी नज़रों का महवर खुद को पाते बंद होने को था। आंखों से बहते आंसू वह हथेली से रगड़ते बमुश्किल उठी थी। तुम्हारे जैसी अनपढ़ गवार औरत के साथ मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं। मैं बहराम खानज़ादा तुम्हें, लाला चले मेरे साथ। दारियान अब्बास खान उसके अल्फाज पर भड़क कर उसे रोक गया, जिसने सुर्ख चेहरे समेत मुठ्ठियां भींचते दारियान को देखा, जो उसे सख्ती से जकड़े अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले गया। रोशाबा बेगम ने काटदार नज़रों से गुलबहार खान को देखा, जिस पर इतनी सी उम्र में कयामत ही कयामत टूट पड़ी थी। पूरा चेहरा खौफ और दहशत के मारे सफ़ेद पड़ गया। दफ़ा हो जाओ बदबख्त लड़की, हमने कहा था दवा देख कर पिलाना। तुम्हारा वजह से हमारा परी मर गया। अपना मनहूस शक्ल लेकर चला जाओ यहाँ से। नाजिया खानम ने भीगी आंखों से अपनी मासूम बच्ची को देखा। एक तरफ उनकी नवासी अपनी जान से गई, तो दूसरी तरफ उनकी मासूम बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वो खान हवेली के मर्दों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। बहराम खानज़ादा मर कर भी उनकी बेटी को अपनाने वाला नहीं था। आज तो दारियान अब्बास खान ने रोक दिया, मगर कब तक? तलाक के बाद गुलबहार खान की ज़िंदगी सिवाय ज़िल्लत की और कुछ भी नहीं थी। या अल्लाह रहम, वो ज़ेरे लब अपने रब से दुआ गो हुई, जिससे बड़ा कोई मददगार नहीं। भारी हो रहे सर पर हाथ रखते उसने नींद से बंद हो रही अपनी आंखें बमुश्किल खोली। रोने की आवाज़ पर उसकी आंख यकदम खुली थी। वो औंधे मुंह लेटा, दोनों हथेलियां बेड पर रखते सहारे से उठते बेड ग्राउंड से टेक लगाते अपने दुखते सर को उंगलियों से सहलाने लगा। मान उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले मनाजिर लहराए। स्याह आंखों में सुर्ख कच्ची डोरियां समेटे वो एकदम करंट खाकर बेड से उठा। बालों को उंगलियों में जकड़ते उसने खौफजदा सी नज़रों से पूरे कमरे को देखा, जिसका हशर अबतर हुआ पड़ा था। बख का दुपट्टा फर्श पर उसके पाँव में पड़ा था, जिसे एक नज़र देखते ही खानज़ादा की नज़रों के सामने अपनी रात की सफाकी आन ठहरी। बख्तावर खानम के आंसू, उसकी सिसकियाँ उसके कानों में गूंजी। दरक बुरी तरह से घबराया और झटके से पलटते बिस्तर की तरफ देखा, जहाँ वो उसके बराबर की जगह खाली थी। दरक लब भींचते बेड की पाइंती पर जा बैठा। बख्तावर खानम की सिसकियाँ उसे बुरी तरह बेचैन कर रही थी। वो कैसे? वो तो बख की इजाज़त के बगैर उसे छूने का रवादार ना था। ये सब कुछ कैसे? उसने शिद्दत से खुद पर गुस्सा आया था। उसे शिद्दत से खुद पर गुस्सा
उसे शिद्दत से खुद पर गुस्सा आया। उन हसीन आंखों की नफरत याद आते पूरे वजूद में बेचैनी फैली। बाहर से आती रोने की आवाज़ें अब शिद्दत इख्तियार कर रही थी। वो सारी सोचें फिलवक्त के लिए झटकते अलमारी की तरफ बढ़ा। अपना लिबास उठाते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। ए लड़की इधर आ। तदफीन के बाद तकरीबन तमाम लोग जा चुके थे। एक आध मेहमान थे जो अपने अपने कमरों में थे। दीदम सुबह से कामों में मशगूल थी। वो पानी के गिलास उठाकर बावर्ची खाने की सिम बढ़ी जब उसे नीलोफर खानम ने नफरत से घूरते हुए पुकारा। उसके हाथों में लर्जिश से हुई, नीली आंखों में खौफ समेटे वो घबरा कर रुकी। इतना महंगा सूट कहाँ से लिया तुमने? वो उसे सरता पैर घूरते सर्द और सपाट लहजे से मुस्तफसर हुई। दीदम के चेहरे पर साए से लहराए। वो थूक निगलते अपने हाथों की लर्जाहट को रोकने की कोशिश करने लगी जो नामुमकिन था। दुर्रक खानजादा उजलत भरे अंदाज में बाहर निकला था। सफ़ेद सूट में मलबूस वो अपनी शॉल दोनों कंधों पर दुरुस्त करते ठिठका। रोशाबा बेगम को रोते देख उसके माथे पर बल सिमटे। उनके करीबी गुलाबी पोशाक में सुर्ख नजरें झुकाए बख्त रो रही थी। दरक अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वो किस चीज़ का मातम मना रही है, मगर उसके रोने से लग रहा था कि कल रात दुर्रक खान की तरफ से की गई ज्यादती उसके दिल पर बुरी तरह नक्श हुई है। दरक का दिल बुरी तरह से डूबा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। बारीना खानम बेटे को आता देख उसकी तरफ लपकी। दरक खान तुम उठ रहा है? परी मर गया दरक खान, तुम्हारा लाला बहराम का बेटी मर गया। बारीना खानम उसके गले से लगते ही रो दी थी। दरक खान हैरत और बेयकीनी से आंखें फैलाए सबको देख रहा था। परी? उसके होंठों से हल्की सी सरगोशी उभरी जबकि बक ने खून आशाम नज़रों से बारीना खानम और उनके बेटे की तरफ देखा। वो अच्छे से जानती थी इस पूरे ख़ानदान में किसी को भी उस मासूम के मरने का दुख नहीं था। दरक खानजादा की नज़रें लाशऊरी तौर पर उठी। बक के चेहरे को देखते वो उन आंखों में अपने लिए सर ठठराती नफरत देख उसकी आंखों में शर्मिंदगी आन ठहरी। वो बारीना खानम को पीछे करते उजलत भरे अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ा। ये मेरा अपना है। भीगी नम आंखों से उन्हें देखते वो नर्म लहजे में बोली, जबकि नीलोफर का दिल चाह के अभी इसी वक्त उसे जिंदा जला देती। उस लड़की का कमसिन हुस्न ही तो उनके बेटे को उनके सामने ला खड़ा कर चुका था। जैगम खान पहले भी काफ़ी दफ़ा उनके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, मगर नीलोफर खानम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसलिए इस बात को उन्होंने पूरी कोशिश करके दबाए रखा। तेरा बाप लेकर दे गया है तुझे ये इतना महंगा सूट? बोल, हाँ बोल। दी जान सर्द नज़रों से ये मंजर देख रही थी। दीदम उनके लिए एक बेज़र खिलौना ही था जिसे जो मर्जी मारता पीटता उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब भी उसे पीछे को धक्का देते नीलोफर खानम उसे हाथ में मौजूद थाली को दूर धकेल गई थी। दीदम बुरी तरह लड़खड़ाई। हाथ में थामा थाल नीचे गिरने के सबब शीशे के गिलास टूटकर कांच उसके पाँव में चुभते चले गए। बख्त ने नफरत भरी निगाहों से उस मंजर को देखते मुख मोड़ लिया। रोशाबा खानम हंकारा भरकर रह गए। उन्हें तो वो मंजर नहीं भूल रहा था जब दीदम उनके बेटे के साथ लौटी। दी जान, हम तो कहता है इस बेगैरत को निकाल बाहर करें यहाँ से। कल तक जैगम इसका दीवाना था, अब ये आज हमारा दारियान के साथ लौटा। न जाने क्या क्या गुल खिलाता रहा ये लड़की हमारा बेटे को रुझाने के लिए। हमको लगता है इसने तो अपना इज्जत भी उतार दिया होगा। ऐसा लड़की को क्या लगे इन सब से। रोशाबा खानम का कहर उस पर बढ़ता जा रहा था। नीलोफर खानम ने सर झटक कर रोती हुई दीदम को घूरा जिसके दोनों पाँव से खून तेजी से बहता जा रहा था। आसपास बिखरे ढेर सारे कांच की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पाँव में दारियान अब्बास खान का दिलाया गया चप्पल नहीं, उसका घर पहनने वाला टूटा फूटा चप्पल था। मुझे दर्द हो रहा है दी जान। वो भीगी आंखें रगड़ कर दूर बैठी दी जान को देखते हिचकियों से बोली। मुलाजमाओं ने तर्स भरी नज़रों से उस खूबसूरत लड़की को देखा था। शायद किसी ने ठीक कहा, हुस्न नहीं किस्मत ही है जो इंसान को किसी भी मकाम पर बिठा सकती है। ठीक कह रहा है तुम दोनों, हमको भी अब यही लगता है इसका शादी दुरेद खान से कर दिया जाए। जाओ उसको बुलाओ, अभी खड़ा खड़ा इसका निकाह करेगा हम। दी जान ने उसके वजूद पर जगमगाते उस स्याह लिबास को नफरत खेज नज़रों से देखा। वो लड़की सारी रात दारियान के साथ घर से बाहर थी, मतलब साफ था मामला हद से बढ़ता जा रहा था। नहीं दी जान, ऐसा मत कहें। दीदम उनकी बात सुनते खौफ ज़दा सी हुई थी। वो पागलों की तरह रोती पीछे को भागी जब अचानक उसके दोनों पाँव शीशों के ऊपर टिके। फटे जूते से न जाने कितने ही कांच के टुकड़े उसके पाँव की हथेलियों में नस्ब हुए। दुरेद खान भागता हुआ दी जान के पैगाम पर अंदर दाखिल हुआ। पिछले काफ़ी महीनों से वो इसी आस पर तो हवेली में रुका था और आज उसकी मुराद पर आई। दी जान आपने बुलाया? वो खबासत से हंसता हुआ दीदम को देख मुस्तफसर हुआ। दीदम बुरी तरह मचली, पूरा चेहरा आग की भट्टी की मानित सुर्ख पड़ता गया। वहाँ मौजूद हर शख्स के अल्फाज उसके वजूद के आरी की तरह चीर रहे थे। उधर रूह उधेड़ना क्या होता है हवेली के जालिम लोग बखूबी जानते थे।
रूह देना क्या होता है हवेली के जालिम लोग बखूबी जानते थे। दीदम बिलक कर नीचे बैठी। उस वक्त कोई भी उसे देखता उसकी हालत पर सदमे से ज़रूर बेहोश हो जाता। जाओ दुरेद खान, इस लड़की को उठाकर बाहर निकालो, मौलवी आ रहा है, हम इसे अभी तुम्हारा नाम करेगा, तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। दी जान दीदम के वजूद को नफरत से देखते पुकारी। दुरेद खान का बासत भरी ललचाई नज़रों से उस नाजुक वजूद को देखता तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। होंठों में मुकीद पाँव एहतियात से आगा बूटों में मुकीद पाँव एहतियात से आगे बढ़ाता वो उसके कंधे पर हाथ रखने लगा जब अचानक किसी ने पीछे से उसे खींचते उसके मुंह पर जोरदार तरीके से मुक्का जड़ा था। दुरेद खान बिलबिलाकर दूर जा गिरा। दारियान अब्बास खान खून उगलती नज़रों से उसे घूरते उस पर शेर की माने झपटा। गिरेबान से उसे झटकते वो लम्हों में उसका चेहरा सुजा गया। उसके साथ वापस आए सफ्तर खान, अब्बास खान और बाकी सब ने मिलकर दुरेद खान को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। दी जान के हाथों की हरकत थमी। वो साकित नज़रों से उसे देख रही थी जो कोई जुनूनी दीवाना सा लग रहा था। वो सबको झटकते पीछे मुड़ा। गहरी सांस भरते उसने दीदम को किसी कांच की गुड़िया की तरह अपने बाजुओं में भरा। किसने जुर्रत की मेरी बीवी को तकलीफ पहुंचाने की? बोलो, किसने की ये गुस्ताखी? वो उसे गोद में उठाए उसके पाँव का तबाहकुन हशर देख इतनी शिद्दत से धाड़ा कि पूरी हवेली में उसकी आवाज़ धाड़ बनकर गूंजी। उसकी गर्दन की हरी रगें एकदम से उभर कर सामने आए। भूरी आंखों में अपलते जुनून खेज रंग को देखते हवेली के हर फर्द के चेहरे पर बेयकीनी और हैरत समाई। रोशाबा खानम लड़खड़ाकर नीचे को गिरी थी। अब्बास खान का चेहरा एकदम से तारीक पड़ा था। दी जान पथराई निगाहों से उसे देख रही थी जिसकी आंखों में अलग ही गजब छाया था। बकवास मत करो तुम दारियान खान, हम सब जानता है तुम्हारा साथ ये रात गुजार कर आया, इसलिए तुम इसे बीवी कह रहा है। तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, तुम बस इसका हुस्न से मुतासिर होकर अपना बिस्तर गर्म करता रहा। नीलोफर खानम सर झटक कर तंजिया अंदाज में बोली थी, जबकि दारियान अब्बास खान उनके लफ्ज़ों की संगीनी पर उन्हें बर्फीली नज़रों से घूरते उनकी सिमत बढ़ा। मुकाबिल की आंखों पर छाए बर्फ जैसे ठंडे तासुरात देखते नीलोफर खानम डर के मारे पीछे हुई थी। अब अगर किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक भी घटिया लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो उम्र में मुझसे कितना बड़ा है। वो वहाँ मौजूद पूरी तरह सब अफराद पर एक कहर बरसाती निगाह डाले बिना किसी लचक के बोला था। दीदम उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। वो उसे उठाए धड़ल्ले से सबकी नज़रों के सामने अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जिसे कोई हवेली के एक कोने में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दीजान लड़खड़ा कर नीचे गिरी। दारियान अब्बास खान की सूरत में उन्हें 20 सालों के बाद एक नाकाबिले कबूल धचका लगा था जिसे कबूल करना उनके लिए हरगिज़ आसान न था किसी भी तौर। साहब थकन से चूर वो निढाल सी कैफियत में वापस लौटा था। ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट जेब तन किए वो ग्रे कलर के कोट में थकन से चूर अपनी सुर्ख आंखें फैलाए संजीदगी से मुड़ा। दरवाजे के हैंडल पर रखा उसका हाथ हनूस साकिन था। वो यकटुक अपने सामने खड़ी दरखानी को देख रहा था जो 2 दिनों से एक ही लिबास में थी। स्याह चादर से चांद सा चेहरा ढके वो सुरमई आंखों से उसे देख रही थी। कहो क्या बात है खानी? वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुड़ा। थकन और नींद के बावजूद भी सामने खड़े वजूद को इग्नोर कर पाना उसके बस में ना था। वो आप हमें किसी दारुल अमान में छोड़ाएं। वो नन्ही सी जान पर मुश्किल बोल पाई। ज़रा खानज़ादा और बख्तियार खान यूँ तो बहुत अच्छे थे मगर उसके मुताबिक वो दोनों ही अब तक दरखानी के हुस्न से अनजान थे और कोई बैद नहीं था कि वो उसे देखते अपनी नीयत बदल देते। इसीलिए वो बस किसी महफूज मकाम पर पहुंचना चाहती थी। डोंट वरी, कल भेज दूंगा। फ़िलहाल के लिए तुम जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ, मुझे सख्त किस्म की भूख लगी है। वो थकन और नींद से सुरख आंखों समेत उसे देखता संजीदगी से बोला। उसके लहजे में इस्तेहकाक था जैसे वो इल्तजा नहीं कर रहा, हक जता रहा। दरखानी फ़ौरन सर हिलाते पीछे को भागी। ज़रा खानज़ादा की गहरी नज़रों ने बड़ी दूर तक उसकी पुश्त को देखा जिसकी टांग की लड़खड़ाहट उसकी आंखों में चुभन बर्पा कर गई। गहरी सांस भरते वो नॉब घुमाते अंदर दाखिल हुआ। कोट उतारते सोफे पर उछालते उसने जीन्स से मोबाइल फ़ोन निकालकर कान से लगाया। बख्तियार, आज रात कहीं और सोने का बंदोबस्त करो। बख्तियार, आज रात कहीं और सोने का बंदोबस्त करो तुम, मुझे नज़र मत आना आप यहाँ पर। वो उसे हुक्मिया भरे अंदाज में कहते बिना उसकी एक भी सुने कॉल काटते औंधे मुँह बिस्तर पर गिरा। दरक, तुम कमरे में जाओ, पक तुम्हारा खाना कमरा में लाता है। दारियान अब्बास खान और दीदम मुसलसल अपने कमरे में बंद थे। हवेली का माहौल काफ़ी अजीब
सा हो गया था। ऐसे में दस्तरखान पर दी जान की आवाज़ सुनते दरक ने एक नज़र बक पर डाली, जिसका पानी का ग्लास उठाता हाथ एक पल को थमा था। जी दी जान, वो खामोशी से कहते उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। मर्द हजरात अब तक मर्दान खाने में थे, जहां अब तक मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। दरक खानजादा को दी जान के बुलाने पर जनान खाने भेजा गया, क्योंकि वो नया नवेला दूल्हा था और दी जान के मुताबिक इस वक्त उसे अपनी दुल्हन के पास होना चाहिए। दरक खानजादा के जाते ही दी जान ने गहरी सर्द सांस भरते बक को देखा। हम कब से देख रहा है बक, तुम मुंह सुझा के घूम रहा है शोर के साथ। हालत देखो तुम अपना, कहाँ से लग रहा है कि तुम नया नवेला दुल्हन है। दी जान की सर्द आवाज़ पर बक की आंखें लम्हों में भीगी। वो सर झुकाए खामोशी से अपने हाथों को घूरने लगी। कौन सी हसरत बची थी जो वो खुद को सजाती संवारती। अपना हालत दुरुस्त करो तुम। दरक खान शोर है तुम्हारा, अगर जोर ज़बरदस्ती कर भी लिया तो क्या कयामत आ गया इसमें। तुम हमको बच्चा समझती हो जो हम तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकता। दी जान की आवाज़ पर सर्दपन के साथ साथ गुस्सा भी उमड़ा था। हर कोई हैरत से बक को घूरने लगा, जैसे यकीन कर पाना नामुमकिन हो कि दरा खानजादा ऐसा भी कुछ कर सकता है। बारीना खानम ने गुस्सीली निगाहों से बक को घूरा, जो उन सबके सामने उनके बेटे की इज्जत का तमाशा लगा गई थी। तो इसमें भी गलती बक का होगा दी जान। आपका हुक्म पर हमारा दरक ने इससे शादी किया, अब इसका फ़र्ज़ था हमारा बेटा के हकूक़ अदा करे। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो दरक ने ज़बरदस्ती किया। आप इस लड़की को अच्छा से समझा दें। इसका रवैया अगर हमारा बेटे के साथ गलत रहा तो या फिर इसने आइंदा हमारा बेटा का हक तलफी किया तो हम इसका शादी फ़ायज़ा से करवा देगा। बारीना खानम के खून में उबाल आया था। वैसे भी वो इस शादी के हक में नहीं थी, ऊपर से दी जान का बार बार दरक को बक के पास भेजना उनके सीने पर सांप लौट रहे थे। कल से उनकी भाभी की 10 बार कॉल आ चुकी थी। फ़ायज़ा का रो रो कर बुरा हाल था। वो उन्हें झूठी तसल्लियाँ देती रहीं, मगर अब बक पर उनका गुस्सा परवान चढ़ा था। हम बड़ा है बारीना, तुम अपना ज़ुबान काबू में रखो। हमारा ख़ानदान में खान का दूसरा शादी सिर्फ इस सूरत में होता है जब उसका बच्चा ना हो, और अभी तुम हमारा मर्ज़ी के खिलाफ़ ऐसा कोई बात नहीं कहेगा। बक तुम जाओ अपना कमरा में। दी जान अपनी स्याह सर्द आंखों से बारीना खानम को घूरते हुए संजीदगी से बोली थी। बख्त अपने वजूद की लर्जिश पर काबू पाते ट्रे में खाना रखते भारी कदमों समेत कमरे की जानिब बढ़ी। लाला दरखानी कब से बिरयानी बनाकर बख्तियार खान को ढूंढ रही थी ताकि ज़रक खानजादा को उठाकर खाना दे सके, मगर वो उसे पूरे कार में कहीं भी नज़र नहीं आया था। आखिरकार थक हार कर वो खुद उसके कमरे की तरफ बढ़ी। नरमी से दरवाज़ा नॉक करते वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब ना मिलने पर उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो गहरी सांस भरते अंदर दाखिल हुई तो आंखों में हैरत बढ़ी। ज़रक खानजादा को वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान समझती थी, मगर अब उसके जूते बिखरे देख वो चौंकी थी। शर्ट फर्श पर पड़ी थी और कोट सोफे पर। वो सर झटकते आगे बढ़ी। फर्श शर्ट से उठाए उसने कोट सोफे से उठाकर सलीके से एक कोने में रखा। उसके जूते उठाए, वो एक साथ बराबर करते दीवार के साथ रखते अब उसकी चौड़ी पुश्त को घूरने लगी, जो ऊंधे मुंह बेतरतीबी से पूरे बेड पर फैल कर लेटा था। उसके लेटने के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो काफ़ी थका हुआ था और शायद वो कल से सोया भी नहीं था। उसके साहब, वो उंगलियां चटखाते उसे नर्म आवाज़ में आवाज़ पुकारने लगी, जिसके वजूद में कोई हलचल नहीं हुई। होंठ कुचलते उसने नरमी से अपने कपकपाता हाथ उसकी टांग पर रखा, जिसे फ़ौरन थामे वो नीचे दबा गया। दरखानी उसके यूं खींचने पर लड़खड़ाकर बेड पर बैठी, अब फैली आंखों से उसे देख रही थी। बख्तियार सोने दे, बड़ा थका हुआ हूँ यार। नींद से बोझल उसकी भारी आवाज़ सुनते दरखानी ने सर्द सांस भरते अपना हाथ पूरी कुंवर से खींचा। मैं हूँ दरखानी। दरखानी झट से उसके करीब से उठते खिफ़्फ़त से सुर्ख चेहरे के साथ बोली। ज़रक झटके से गर्दन मोड़ते उसे देखने लगा। वो भूल गया था उसने खुद ही तो बख्तियार को छुट्टी दी थी। सॉरी खानी, मेरी आंख लग गई थी। वो ऊँघते हुए अपना हाथ फर्श पर मारने लगा, मगर शर्ट ना मिलने पर उसके खूबसूरत चेहरे पर तनाव बढ़ा। नज़रें पूरे कमरे पर दौड़ाईं तो शर्ट सोफे के कोने पर तरतीब से पड़ी मिली। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। चलो मैं आता हूँ, वो मुस्कुराकर कहते उसके जाने के बाद बिस्तर से उठा। शर्ट उठाकर पहनते वो अब कमरे से निकला। आज का डिनर यकीनन उसके लिए काफ़ी यादगार होने वाला था।